गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने आयलर फार्मूला स्टार्ट किया था, उसका हम लोगों ने डेरिवेशन देखा। उसके बाद आयलर फार्मूले से जो हम लोग की प्रॉपर्टीज़ आसानी से प्रूफ हो जाती हैं, उन कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखे, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ को देखे, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ को देखे, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को देखे। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखे। तो मैं बोला था कि आप लोग प्रॉपर्टीज़ को रटेंगे नहीं, प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे। ठीक, आपके पास कोई प्रैक्टिस बुकलेट हो से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो क्वेश्चन हम लेके आएंगे, ढेर सारे क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि आ चुके हैं एडवांस में या मेंस में। पहले आई ट्रिपल होता था, तो उस सब के क्वेश्चन हम लेके आएंगे आपके लिए और उनको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इतना किया था। अभी अगला टॉपिक हम लोग का डी मोवियर थ्योरम है। उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किससे? जो टॉपिक अभी तक पढ़ लिए हैं। ठीक है, उनमें जैसे मेनली जो आयलर फार्मूला है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन हैं जो भी आने वाले हैं। ठीक है, मेनली इसी पे बेसिस। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसमें कुछ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। न्यू टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है हम लोग को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप लोग स्क्रीन को पॉज करिएगा, सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, फिर आंसर मैच कराइएगा और पूरा प्रोसेस देखिएगा कैसे सॉल्व किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने नोट कर दिया है। एक Z1 दिया गया है, एक Z2 दिया गया। आपको क्या करना है, ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास दिए हुए हैं, इन सबको हमको प्लॉट करना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Z1 है, Z2 है और ये एक्सप्रेशन हैं, इन सारों को प्लॉट करना है। ABCDEF करके 3 4 5 और 6 एक्सप्रेशन को आपको प्लॉट करना है। तो ठीक है, सबसे पहले से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करने से पहले आप देख लीजिए Z1 √3 प्लस आयोटा है। तो इसको हम लोग x प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में देख सकते हैं। x यहाँ पे √3 और y यहाँ पे 1 है। इसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन में प्रदर्शित भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास x और y पता है। x और y पता है मतलब कार्टेशियन वाला पता है, या उसको एल्जेब्रिक भी बोलते हैं, या ज्योमेट्रिकल भी बोलते हैं, या रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं। ये फॉर्म हमको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर की, और हम इससे पोलर फॉर्म भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पोलर फॉर्म के लिए हमको क्या चाहिए, r चाहिए और थीटा चाहिए। और सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए भी r और थीटा चाहिए। तो पिछले हम लोग जो पोलर फॉर्म पढ़े थे, उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे जिनमें हमको पोलर फॉर्म फाइंड आउट करना था, उन सब में हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही रिलेटेड है एक दूसरे से। उसमें भी r और थीटा चाहिए, इसमें भी r और थीटा चाहिए, बस थोड़ा उसको प्रदर्शित करने का थोड़ा तरीका बदल गया है। वहाँ पे r बाहर है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है। यहाँ पे r बाहर है और e की पावर आयोटा थीटा है। e की पावर आयोटा थीटा को ही कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हम लोग ने प्रूफ किया था। ठीक है, तो अब कुछ उसी प्रकार से हम लोग को करना है। तो हम ये बोल रहे थे बार बार कि जब आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा या डिवीजन करना होगा, या कुछ स्क्वायर, क्यूब, पावर, n वाली टर्म, इस टाइप की टर्म आएंगी, तो आप नॉर्मल मेथड से जाके सॉल्व कर नहीं पाएंगे आसानी से। ठीक है, आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। आप इसको x प्लस आयोटा वाई की तरह मानेंगे, फिर जाके यहाँ पे पुट करेंगे ना, तो आपका हालत ख़राब हो जाएगा सॉल्व करने में। ये गलती नहीं करनी है, इसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे। ठीक है, जब इस टाइप का कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन दिखेगा आपको, तो आपको मल्टीप्लिकेशन आयलर फार्मूला या जो हमारा पोलर फॉर्म था उन्हीं को यूज करके करना है, क्योंकि पोलर और आयलर फार्मूला एक दूसरे से रिलेटेड है, एक ही बोल सकते हैं दोनों को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे Z1 हमारे पास जो दिया गया वो क्या है, √3 प्लस आयोटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका मॉडुलस हम लोग निकाल सकते हैं। मॉडुलस क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। थीटा की जगह हम लोग को आर्ग्यूमेंट रखना होता है। आर्ग्यूमेंट में हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखना। तो ये वैल्यू, इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालना बहुत कोई कठिन काम नहीं है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। √3 एक्स एक्सिस में है, 1 इमेजनरी एक्सिस में है, तो आप सीधे इसका एंगल निकाल सकते हैं। थीटा क्या आएगा, 30 डिग्री, यानी π/6 कॉस ऑफ π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। ठीक है, मैं बार बार इसी को नहीं निकाला, क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम क्या कर चुके हैं, इस सब का आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ना, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, इन सब पे बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया गया। तो अगर आप पहले तुरंत ही आके ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले जाके प्लेलिस्ट में से आप वो लेक्चर खोज लीजिए। ठीक है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करे हैं, या मॉडुलस कॉन्जुगेट आर्ग्यूमेंट, कितने सारे प्लेलिस्ट में लेक्चर हैं, सारों को आप देख लीजिए। ठीक है, उसको देखने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, आपको बहुत ही अच्छे से फील आएगा। ठीक है, या सीधे आप यूलर्स फार्मूला वाला देख लेंगे, तो भी आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यूलर्स फार्मूला, पोलर फॉर्म सब रिलेटेड है, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना।
चूँकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, √3 एक्स एक्सेस में चली गई डिस्टेंस है और वाई एक्सेस में चली गई डिस्टेंस है 1, ये √3 है, ये रियल एक्सिस है और ये है इमेजनरी एक्सिस। तो इसका हम लोग थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, ये इसका थीटा होगा, ये थीटा इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा या एम्पलीट्यूड होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा Z1 है, ठीक है, जो कि √3,1 है, इसको ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं ना। तो फिर ये थीटा अगर हम निकाल ले रहे हैं तो 1/√3 tan थीटा होगा, थीटा यानी 30 डिग्री यानी π/6, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब वैसे इसी प्रकार से Z2 भी हमको दे रखा 1 + √3 आयोटा। इस केस में हमारा क्या है, एक्स एक्सिस में ये रियल एक्सिस है, ये इमेजनरी एक्सिस है, एक्स एक्सिस में चली गई डिस्टेंस 1 है, वाई एक्सिस में चली गई डिस्टेंस √3 है और ये टोटल ये कि इसका मॉड जेड है यानी 2 है, 1² + √3², ठीक, √3² + 1², 2 ही आएगा। ये Z2 है 1, √3, कोई दिक्कत नहीं। अब ये एंगल हमको निकालना है, इसके लिए थीटा क्या हो जाएगा, √3/1 बराबर tan थीटा है, तो थीटा आ जाएगा 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस Z2 को भी हम लोग पोलर फॉर्म में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, देखिए एक बार, 2 टाइम्स cos ऑफ π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब देखिए Z1 को भी हम लोगों ने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, Z2 को भी हम लोगों ने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब Z1 का जो यूलर्स फॉर्मूले से जो कन्वर्जन होगा वो क्या हो जाएगा, सिंपली जो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वो e⁻ आयोटा थीटा हो जाता है। तो Z1 क्या हो जाएगा, 2 e⁻ आयोटा π/6। आपको कुछ नहीं करना है, आप उसका मॉडुलस निकाल लीजिए और उसका एक प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट निकाल लीजिए, कोई भी आर्गूमेंट की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्रीफर किसको करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट को। ये लिख दिए r e⁻ थीटा के फॉर्म में। उसी प्रकार से Z2 हमारा हो जाएगा 2 e⁻ आयोटा π/3, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों एक्सप्रेशन हमारे पास मिल गए, क्योंकि Z1 जो हमको दिया हुआ था वो हमको कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ था, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, पहले पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किए। तो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जहाँ पे हमको जो ज़रूरत पड़ेगी वही हम लोग यूज कर लेंगे। इसमें अगर कोई डिफिकल्ट सा एक्सप्रेशन दिख रहा होगा तो जैसे Z1 × Z2 करना है, अब ऐसे आप अगर इस फॉर्मूले में आप क्या इससे Z1 × Z2 कराएंगे तो आपको काफ़ी सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो उसको एक्चुअल में Z1 ये है, Z2 ये है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी कभी कुछ कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन मिलेंगे आपको, जैसे ये हो गया, ये हो गया या ये हो गया, तो इनमें आप डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन कराने जाएंगे तो आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको करने के बजाय हम लोग ये करेंगे, पोलर फॉर्म है और ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो जहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज आसानी से हो जाए, जिससे आसानी से आंसर जाए, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे। जहाँ पे पोलर फॉर्म का यूज अच्छा होगा वहाँ पे पोलर फॉर्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए Z1 × Z2 करने को तो हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या इन दोनों को कर सकते हैं। अभी आप लोग को डिसाइड करना है कि कौन सा ईजी लग रहा है। जनरल सी बात है, आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 4 हो जाएगा और e⁻ आयोटा π/6 + π/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं होनी चाहिए, नहीं समझ में आया। सिंपली आपको Z1 और Z2 को करना है मल्टीप्लाई। आपके पास 3 तरीके हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए जो इसका पोलर फॉर्म है, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर तो सेम ही आना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ईजी कौन सा लग रहा होगा, आई होप आपको ये ईजी वाला लग रहा होगा, क्योंकि ई की पावर है। अब मल्टीप्लाई कराओगे तो ई सेम ही है, जो अगर बेस सेम होता है पावर जुड़ जाती हैं, पावर जुड़ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमारा ए पार्ट है, सिंपली इसी का यूज करते हुए चलना है। ए पार्ट क्या था, Z1 × Z2 क्या हो जाएगा, 2 e⁻ आयोटा π/6 इंटू 2 e⁻ आयोटा π/3 क्या हो जाएगा, 2 × 2 यानी 4 e⁻ आयोटा π/6 प्लस π/3, कोई दिक्कत नहीं है। तो Z1 × Z2 क्या हो जाएगा, 4 e⁻ आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/6 प्लस π/3 क्या होगा, 2 π/6 3 π/6 यानी π/2। अब देखिए 4 e⁻ आयोटा π/2, ये Z1 × Z2 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप इसका पोलर फॉर्म भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको cos ऑफ π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको और सिंप्लीफाई करके cos ऑफ π/2 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 0, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है 1, क्या हो जाएगा 4 आयोटा। Z1 × Z2 क्या आ गया, 4 आयोटा आ गया। तो आप Z1 × Z2 ये रिजल्ट निकालने के लिए आपके पास 3 तरीके थे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करा देते आप,
पोलर फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन करा देते या आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मल्टीप्लिकेशन करा देते। आपके पास 3 रास्ते थे, लेकिन हम लोग चूज कौन सा रास्ता किए? एक्सपोनेंशियल वाला, जिससे कि आसानी से मल्टीप्लिकेशन हुआ, तुरंत ही आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? इतना पार्ट देख के भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए अगर हमारे पास उसके मूल बिंदु का दूरी है उस कॉम्प्लेक्स नंबर की, और उसका आर्ग्यूमेंट है, तो हम लोग उस कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। ये हम लोग देख चुके हैं ना। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे मिल गया। 4 उसकी मूल बिंदु से दूरी है, यानी ओरिजिन से डिस्टेंस है। π/2 उसका एक आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो आसानी से हम लोग इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको देख के प्रदर्शित कीजिए, या आप इसको देख के प्रदर्शित कीजिए, या आप सिंपल 4 आयोटा को देख के प्रदर्शित कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमको प्लॉट करना है, सिंपल प्लॉट करना अगर आपको आ गया ना, तो आप आधा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर जाएंगे। नहीं समझ में आया? प्लॉटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन में आपको प्लॉटिंग गजब का आना चाहिए। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है, रियल और इमेजिनरी एक्सिस का जो प्लेन है, इसमें आपको खेलना आना चाहिए ना, कि आपको मतलब डर नहीं रहना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आया, फटाक से उसमें घुस के और खेल सकते हैं आराम से। ठीक है, खेलना अगर आ गया आपको, तो आसानी से आप कॉम्प्लेक्स नंबर को डील कर सकते हैं। खेलना हर, जैसे मैथ का कोई भी सब्जेक्ट, आपको कोई भी चैप्टर उठा लीजिए, आपको वेक्टर 3D उठा लिए, तो उनमें भी खेलना, वेक्टर से खेलना आना चाहिए आपको ना, तब आपको कभी डर नहीं लगेगा। वही इसी प्रकार से आपको कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स प्लेन से खेलना आना चाहिए आपको। आप इलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, तो वहाँ पे इलिप्स का जो ग्राफ होता है, या पैराबोला का जो ग्राफ होता है, हाइपरबोला का जो ग्राफ से खेलना आना चाहिए आपको। ग्राफ से आप जितना घबराएंगे, डरेंगे, आप यूज करेंगे उसका एक्सप्रेशन यूज करने में आपको घबराहट होगी, डर लगेगा। ठीक है, खेलना है ग्राफ से। ठीक है, हम लोग जब फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, उसमें ग्राफ को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। आप कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन के लिए, कुछ भी दिया हो, कोई फंक्शन है, आसानी से प्लॉट कर सकेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 आयोटा मिल गया, तो 4 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कहाँ पे होगा? यहीं कहीं होगा। ये है 4 आयोटा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? क्योंकि रियल पार्ट 0 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 4 है, तो 4 आयोटा वाला पॉइंट है। इस पॉइंट के निर्देशांक को भी आप 0,4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 0 + 4 आयोटा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट, प्लॉट करना है हमको सबको। अभी देखिए, जब हम लोग इसमें एक टॉपिक, हम लोग जब लेक्चर प्लानिंग में बताए थे कि हम लोग एक टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं कि वेक्टर से इसका कंपैरिजन करना, तो वेक्टर से कंपैरिजन करके भी डील करेंगे हम लोग। क्योंकि ये जब हम इसको लिख रहे हैं ना, तो इसको हम एरो बना के एक वेक्टर के जैसा भी डील कर सकते हैं। क्यों? जैसे वेक्टर के लिए क्या चाहिए? आप उसकी डायरेक्शन पे चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए किसी वेक्टर के लिए। उसी प्रकार से यहाँ भी तो है, जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 4 हमारे पास है, उसकी डायरेक्शन भी हमको पता है कि ये पॉजिटिव रियल एक्सिस से π/2 एंगल पे है, तो उसका मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन जैसे वेक्टर में होता है, वैसे यहाँ पर उसका क्या है, ये है, क्या बोलते हैं इसको, मॉड्यूलस है, और उसका डायरेक्शन है पॉजिटिव रियल एक्सिस से π/2 के कोण पे है। तो ये सब चीज़ें हम लोग वेक्टर से रिलेट करके देखने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं। अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा जो कि मेंस में आया हुआ है या IEEE में, तो उस क्वेश्चन में ऐसा यूज हुआ है ना, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है ना। तो वेक्टर से रिलेशन उसका हम फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर से कैसे रिलेट करते हैं, वेक्टर से रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड एक्सप्रेशन क्या है? Z1/Z2, सिंपल। तो कौन सा चीज़ फॉलो करोगे आप लोग? ये तो नहीं फॉलो करोगे ना, ये फॉलो करने में आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा ना। आप सिंपल Z1/Z2 अगर यहाँ पे करने लगेंगे, √3 + i/1 + √3, तो आपको यहाँ पे रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। 1 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, आपको काफ़ी सारा डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। तो इंस्टीड ऑफ दिस हम क्या करेंगे, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म यूज करेंगे, यानी इसका एलर, ये कौन सा है, एलर फार्मूला, एलर फार्मूले का यूज कर लेंगे और हमको आसानी से रिजल्ट मिल जाएगा। क्या चाहिए हमको? Z1/Z2 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं ना। तो Z1 क्या है? 2e⁻i/π/6 अपॉन 2e⁻i/π/3, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या हो जाएगा? 2 कट जाएगा, e⁻i/π/6 माइनस π/3, यानी 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो क्या मिल गया हमको? e⁻i माइनस का π/6, कोई दिक्कत है? अब इसको आप ओपन भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा? cos ऑफ माइनस का π/6 प्लस आयोटा साइन माइनस का π/6, ओपन कर सकते हैं कि नहीं? ओपन करने पे क्या मिल जाएगा? cos ऑफ माइनस π/6, cos ऑफ 30 डिग्री, cos ऑफ 30 डिग्री यानी √3/2, साइन ऑफ माइनस का 30 डिग्री यानी कि माइनस का साइन 30 डिग्री, माइनस का आयोटा इंटू 1/2। ये हमारा Z1/Z2 हमको मिल गया। कोई दिक्कत की बात है इसमें? नहीं होनी चाहिए।
जो Z1/Z2 है उसका ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, उसका ये पोलर फॉर्म है, उसका ये नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्म है। कोई समस्या इसमें है क्या? नहीं होनी चाहिए समस्या। अब देखिए आप एक बार फिर से कैसे हम प्लॉट कर सकते हैं इसको। सिंपली यहाँ पे क्या होगा एक बार देखिए आप, ये क्या है 4 आयोटा। अब एक चीज़ ध्यान लगाइए, Z1 है Z2 है। हम लोग क्या देखे थे जब हम मैग्नीट्यूड या इसको क्या मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होता था, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2 ना। प्रोडक्ट का मॉड्यूलेशन बराबर मॉड्यूलेशन का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन बराबर मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट का मॉड्यूलस बराबर मॉड्यूलस का प्रोडक्ट। ये चीज़ तो हम लोग देखे थे ना, उसी प्रकार से यहाँ पे हो रहा है। अब इसका 2 था, इसका भी 2 मॉड्यूलस था, तो मल्टीप्लिकेशन 4 मॉड्यूलस हमको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आर्ग्यूमेंट, और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में क्या देखे थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या है 30 डिग्री, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है 60 डिग्री। तो इनके मल्टीप्लिकेशन का जो आर्ग्यूमेंट होगा जुड़ जाएगा और डिवीजन का आर्ग्यूमेंट घट जाता है। ये चीज़ हम लोग प्रॉपर्टीज़ में देख चुके हैं, यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए। ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं ना। मल्टीप्लिकेशन कराने पे क्या होता है, जुड़ जाता है, डिवीजन कराने पे घट जाता है, जेड की पावर n कराने पे ये ना आर्ग्यूमेंट जेड और जेड बार माइनस आर्ग्यूमेंट। इनको याद नहीं करना है, आपको दिमाग में रहना चाहिए किस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अब जो हमारा Z1/Z2 मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, √3/2 माइनस का आयोटा/2। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है। तो इसको प्लॉट करना कोई कठिन काम है क्या? नहीं है। एक बार यहाँ पे समझिए, जो हमारा क्या था Z1 था √3 प्लस आयोटा, एक्स में चली गई डिस्टेंस √3 थी, वाई में चली गई डिस्टेंस 1 थी और एंगल 30 डिग्री का था। तो हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को बेशक प्रदर्शित कर सकते हैं। एक बार बस हम पेंसिल से इसलिए प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि जो मेन प्लॉट है हमारा 4 आयोटा का है। हम लोग Z1 Z2 को प्लॉट इसमें कर रहे हैं बस दिखाने के लिए कि हुआ क्या एक्चुअल में, ठीक है। ये Z1 है, ठीक है। उसी प्रकार से ये हमारा Z2 है, कोई दिक्कत है क्या? ये हमारा क्या है Z1 है और ये हमारा क्या है Z2। आप इसको वेक्टर के जैसा ही प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये Z1 है, ये Z2 है, ये लाइन ये Z2, ठीक है। हम बोलते हैं ना पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं, ये पॉइंट है x, y यानी x प्लस आयोटा y कॉम्प्लेक्स नंबर को ही प्रदर्शित कर रहा है। तो ये लाइन उसका Z1 का मॉडुलस कर देंगे, मॉडुलस है इसका, और उसकी डायरेक्शन भी हमको पता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए ये Z1 था, ये Z2 था और ये हमको Z1 इंटू Z2 मिल रहा है। जस्ट इसका आर्ग्यूमेंट क्या हुआ, दोनों आर्ग्यूमेंट जुड़ गए तो ये इमेजिनरी एक्सिस पे चला गया। नहीं समझ में आया? ये जो 4 आयोटा हमारा क्या Z1 इंटू Z2 है, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार से यहाँ भी है, ध्यान से समझिए। हमारे पास क्या है, एक Z1 है और एक, ठीक है, ये देखिए क्या है, ये Z1 है, ये क्योंकि 30 डिग्री इसका आर्ग्यूमेंट है, ये Z2 है, इसका 60 डिग्री है। अब Z1/Z2 कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, √3/2 माइनस का आयोटा इंटू 1/2। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, वो मैग्नीट्यूड मॉडुलस, ठीक है, मॉडुलस कितना है 1 ही है। ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, √3/2 का होल स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4 एक ही मिल रहा है ना। तो मॉडुलस इसका कितना 1 है और √3/2 पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चली गई डिस्टेंस है और माइनस का 1/2 नेगेटिव एक्स एक्सिस में चली गई डिस्टेंस है। तो यहाँ कहीं है ये हमारा पॉइंट, ठीक है। ये क्या है, √3/2 कॉमा माइनस 1/2, ये लिख सकते हैं हम लोग। ऐसे करके उसका निर्देशांक लिख सकते हैं, उसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, √3/2 माइनस आयोटा इंटू 1/2 लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा Z1/Z2। कोई दिक्कत हुई क्या इसमें? नहीं होनी चाहिए। ये Z1 के लिए एंगल था कितना था 30 डिग्री, ये Z2 के लिए एंगल था 60 डिग्री। तो Z1/Z2 के लिए एंगल क्या होगा 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी कि माइनस का 30 डिग्री। तो ये माइनस का 30 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट की 30 डिग्री क्लॉकवाइज यानी माइनस का 30 डिग्री। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं आपको? एक बार बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ ना? पहले हम लोग Z1 इंटू Z2 कराए, दोनों के आर्ग्यूमेंट जो थे, आर्ग्यूमेंट हम बोल रहे हैं तो ओबियस है वो क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, वो हम लोग मान के चल रहे हैं। तो दोनों के आर्ग्यूमेंट ऐड हो गए, Z1 इंटू Z2 मिल गया, दोनों के आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो गए, हमको Z1/Z2 मिल गया। ये पॉइंट क्लियर है। ये एंगल था हमारा 30 डिग्री और ये बड़ा वाला एंगल था 60 डिग्री। तो ये एंगल क्या है 30 डिग्री
माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज का हम लोग डायरेक्शन दिखा दिए हैं। अगर हम लोग क्लॉकवाइज का डायरेक्शन बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि क्लॉकवाइज है 30 डिग्री, तो हम लोग उसको माइनस का 30 डिग्री नहीं लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो Z1/Z2 हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है, सी है। सी पार्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है, Z1/I। क्या फाइंड आउट करना है, Z1/I। इसको आप Z मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या Z1 इंटू Z2 है, इसको Z बराबर मान लीजिए, उसके बाद Z को हम प्लॉट कर दे रहे हैं। Z1/I इसको Z मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए Z1 क्या है हमारे पास, Z1 है 2e⁻I/6 ऊपर में लिखा हुआ है। अब एक बार आयोटा को आप प्रदर्शित करने का कोशिश कीजिए। आयोटा क्या होगा, आयोटा को हम लोग पोलर फॉर्म में या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, क्यों? क्योंकि आयोटा क्या है, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मॉडुलस क्या है, 1 है। 1 इसका मॉडुलस है। कॉस ऑफ कितना एंगल होगा, आयोटा कहाँ पे आता है, इमेजनरी एक्सिस पे आएगा, इस जगह कहीं आएगा, तो 90 डिग्री इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट है। आयोटा कॉस ऑफ पाई 1 कॉस ऑफ पाई/2 प्लस आयोटा साइन पाई/2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। या इसी को हम लोग जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, हो जाएगा 1 इंटू e⁻I पाई/2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये आयोटा हमारा। अब Z1/I हमको करना है, तो हम लोग प्रेफरेंस किसको दे रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को ही। क्यों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से गुणा भाग कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन बहुत ही आसानी से सॉल्व होते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, गांठ बांध के रख लीजिए। ठीक है। अब देखिए Z1/I हमको करना है। Z1 क्या है, 2e⁻I पाई/6 अपॉन आयोटा कितना है, e⁻I पाई/2, और 1 इसका मैग्नीट्यूड है। क्या हो जाएगा, 2e⁻I पाई/6 माइनस पाई/2। पाई/6 माइनस पाई/2 समझ में आ रहा है, ऊपर जाएगा तो आयोटा की पावर e⁻ माइनस आयोटा पाई/2 हो जाएगा, और यहाँ पे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2e⁻I पाई/6 माइनस पाई/2 क्या हो जाएगा, ये क्या 30 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, यानी माइनस का 60 डिग्री, माइनस का पाई/3। कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस का पाई/3 हमको Z1/I मिल गया। अब देखिए Z1/I इसको ओपन भी कर सकते हैं आप, 2 कॉस ऑफ पाई/3 माइनस का पाई/3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई/3। कोई दिक्कत है इसको लिखने में, नहीं होनी चाहिए। 2 कॉस ऑफ 60 डिग्री, माइनस का 60 डिग्री मतलब कॉस ऑफ 60 डिग्री, क्या होता है 1/2 माइनस आयोटा इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री, यानी √3/2 लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है। क्या हो गया, 2 इंटू 1/2 माइनस का आयोटा √3/2। तो यहाँ से हम लोग फाइनल यहाँ एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या है हमारा, जो कि Z1/I हमको मिल रहा है, वो है 1 माइनस आयोटा √3। ठीक है। तो इसको आप लोग प्रदर्शित भी कर सकते हैं, किसमें, अपने कॉम्प्लेक्स प्लेन में। देखिए ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, जहाँ पे ये रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजनरी एक्सिस। इस Z1/I को आप लोग प्रदर्शित आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1 यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में चलेगी डिस्टेंस, और √3 नेगेटिव में चल रहा है, तो कहीं इस जगह पे है हमारा, क्या है ये, Z1/I। नहीं समझ में आया, 1 कॉमा माइनस √3। एक्चुअल में Z1 जो था हमारा वो यहाँ कहीं था, ये किस एंगल पे था, पाई/6 एंगल पे था, और इसका मैग्नीट्यूड क्या था, 2 था। ये हमारा Z1 था। Z1/I हम लोग कर लिए, हमको आसानी से मिल गया। और ये एंगल कितना है, माइनस का, सॉरी माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन दिखा दिए हैं। तो ये है 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई/3। कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये सब आप लोग खुद भी सॉल्व कीजिएगा, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। और डी पार्ट क्या है, डी पार्ट है हमारे पास Z1 इंटू Z2 स्क्वायर इंटू आयोटा। ठीक है। तो हम देखिए डी और ई पार्ट हम लोग करेंगे, एफ पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि डी और ई करने के बाद एफ आसानी से बन जाएगा। एफ आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसको एफ को आप एज होमवर्क रख लीजिए, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए आप डी पार्ट को देखिए, क्या करना है हमको, Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर इंटू आयोटा। सिंपली सबका एक्सपोनेंशियल फॉर्म पुट कर दीजिए, आपको आसानी से एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, जो कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होगा। उसके बाद आप उसको कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा में कन्वर्ट कर दीजिएगा। Z1 हमारा क्या है, 2e⁻I पाई/6, कोई दिक्कत नहीं। अब Z2 का स्क्वायर है, Z2 का क्या है, स्क्वायर है। Z2 हमारे पास क्या था, 2e⁻I पाई/3 था।
इसका आप कराना है स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए इनटू आयोटा। आयोटा का एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है? 1 e की पावर आयोटा पाई बाई 2। नहीं समझ में आया? क्योंकि उसका जो मॉड्यूलस है 1 होता है और जो उसका आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होता है वो पाई बाई 2 होता है। कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई करा दीजिए। 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 6 इंटू ये 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 3 का होल स्क्वायर यानी 4 e की पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 एंड 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 2। अब देखिए, अब e की पावर जितना बेस में जिसकी पावर सारी ही ऐड हो जाएंगी, हमको पता है 2 इंटू 4 यानी कि 8 e की पावर आयोटा पाई बाई 6 प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2। इसको आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। 8 e की पावर आयोटा, एलसीएम मिलेगा 6, एलसीएम मिलेगा 6 यानी पाई प्लस 3 2 4 पाई प्लस 3 पाई, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 8 e की पावर आयोटा, ये क्या हो जाएगा 4 3 7 1 8 8 पाई बाई 6 यानी कि 4 पाई बाई 3। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा इस एक्सप्रेशन हमको मिल गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आप सिंपली 8 इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 कॉस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3। कोई दिक्कत नहीं है, क्या है कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 है। इसको आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, यानी Z1 इंटू Z2 का स्क्वायर इंटू आयोटा क्या हो जाएगा 8 कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 यानी माइनस का कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब माइनस का कॉस ऑफ पाई बाई 3। कॉस ऑफ पाई बाई 3 मतलब कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री, साइन 30 मतलब 1/2 माइनस का 1/2 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाई 3 यानी पाई, सॉरी क्या पाई प्लस पाई बाई 3 है ना, पाई माइनस पाई बाई 3 थोड़े, पाई प्लस पाई बाई 3 है। 4 3 7 1 8 पाई बटा 6 यानी कि 4 पाई बाई 3। तो ये आएगा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस पाई बाई 3, तो पाई प्लस पाई बाई 3 बट आएगा -1/2 ही, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव होता है। आयोटा साइन 4 पाई बाई 3 ये हमारा ये भी हमारा नेगेटिव बन जाएगा, प्लस तो चलो नेगेटिव बन जाएगा ना, जो कि पाई प्लस पाई बाई 3 यानी माइनस का साइन पाई बाई 3, माइनस का साइन पाई बाई 3। तो माइनस का आयोटा इंटू √3/2 क्या मिल जाएगा माइनस का 4 आयोटा √3। ऐसे भी लिख सकते हैं थोड़ा अरेंज करके, माइनस का आयोटा 4√3। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब देखिए इसको प्लॉट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके पास Z1 था, यहाँ पे Z2 था, यहाँ पे कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब हमको क्या मिला, जो हमारा Z1 इंटू Z2 स्क्वायर इंटू आयोटा है वो कहाँ मिल रहा है -4, एक्स में चला गया -4 और वाई में चला गया 4√3। ये तो हमको ये कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर Z1 और Z2 ये हैं तो Z1 इंटू Z2 स्क्वायर इंटू आयोटा ये है, ये क्या है Z1 इंटू Z2 स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप इसको ये पॉइंट भी प्रदर्शित कर सकते हैं -4 -4√3। कोई दिक्कत समस्या परेशानी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारा Z1, ये है Z2, ये है कितना 30 डिग्री और ये पूरा है कितना 60 डिग्री। और हम लोग इसको निकाल लिए तो हमको देखने में भी पता चल रहा है कि 4 पाई बाई 3 उसका आर्ग्यूमेंट दिख रहा था, मतलब ये पूरा पाई और प्लस पाई बाई 3 ये क्या है इसका आर्ग्यूमेंट है, बट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट के लिए हम लोग को उसको 2 पाई माइनस कर देंगे, 2 पाई माइनस 4 पाई बाई 3 कर देंगे तो 2 पाई बाई 3 क्लॉकवाइज मीन्स ये वाला एंगल 2 पाई बाई 3 है। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब समझिए, अब देखिए क्या है एक्चुअल में, ये कितना एंगल है, यही हमारा पाई बाई 3 और ये पूरा पाई होगा तो पाई माइनस पाई बाई 3 यानी 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 क्या क्लॉकवाइज में 2 पाई बाई 3 ऑटोमेटिकली माइनस का 2 पाई बाई 3 है। ये पॉइंट समझ में आना किस प्रकार से ग्राफ का प्लॉटिंग कर रहा है। ये 5 पार्ट जो है DEF ये सब ना 6 पार्ट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगा जल्दी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या E है, तो E भी हम कर देते हैं, F आपको होमवर्क देंगे, आप करिएगा Z1 इंटू Z2 का बार अपॉन Z1 के बार का होल स्क्वायर आयोटा। सिंपली बस थोड़ा फास्टली पुट करेंगे। अब क्या करना है, पुट करना है Z1 की जगह पे 2 e की पावर आयोटा पाई बाई 6 Z2 बार। अब देखिए अभी तक कहीं बार नहीं आया था, अब यहाँ पे बार आ गया, तो बार मतलब सिंपली क्या है आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना।
कॉन्जुगेट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट रियल एक्सिस में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मिरर इमेज होता है। रियल एक्सिस में जब मिरर इमेज कराएंगे तो आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो उसका जो कॉन्जुगेट होगा आर कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड एक्स प्लस आयोटा वाई, तो उसका जो कॉन्जुगेट है जेड आर एक्स प्लस आयोटा वाई, तो एक्स माइनस आयोटा वाई हो जाएगा सिंपली। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आर ई की पावर आयोटा थीटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। बेसिक सी बात है। जेड टू का कॉन्जुगेट हमको लिखना है, तो जेड टू का कॉन्जुगेट सिंपली टू की पावर बस आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा, माइनस का आयोटा पाई बाई 3 अपॉन जेड वन के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, जेड वन के कॉन्जुगेट का स्क्वायर। जेड वन ये है, जेड वन का कॉन्जुगेट क्या होगा 2 ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई 6, इसका क्या स्क्वायर है इंटू आयोटा यानी ई की पावर आयोटा पाई बाई 2। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं होनी चाहिए। अब सिंपली इसको सॉल्व कर देना। बस मेन टास्क इसमें क्या है और कुछ नहीं सोचना है। मेन टास्क सिर्फ सिंपल कांस्टेंट जो उसका मॉडुलस वाला टर्म है वो निकाल लीजिए और ई की पावर टर्म निकाल लीजिए, आपको आसानी से कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। अब देखिए 2 है, 2 इंटू 2 यानी 4 और ये 2 स्क्वायर आएगा 4 कट जाएगा 1 इंटू ई की पावर क्या है आयोटा बाहर में आएगा पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 3 और यहाँ पे क्या आएगा ध्यान से समझिए, माइनस का जब पावर कराएंगे 2 इंटू 2 4 ए की पावर माइनस का आयोटा पाई बाई 3 होगा, तो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा वो प्लस का पाई बाई 3 और आयोटा पाई बाई 2 है तो जाएगा ऊपर में माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये हो गया कैंसिल आउट। 1 इंटू ई की पावर आयोटा, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए उसको सुधार लीजिएगा ना। सिंपली पाई बाई 6 माइनस का पाई बाई 3 और यहाँ भी माइनस का पाई बाई 3 आएगा। एक्चुअली में यहाँ पे काट सकते हैं या उसको ऊपर जाके लिख के तभी काट दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, यानी 30 डिग्री माइनस 90 डिग्री यानी कि माइनस का 60 डिग्री यानी माइनस का पाई बाई 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको ओपन कर लीजिए, 1 तो बाहर में है, कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन माइनस पाई बाई 3, ओपन करिए, कॉस ऑफ 60 डिग्री मतलब कि साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मतलब 1/2 माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री यानी कि साइन 60 डिग्री का मतलब √3/2 माइनस का आयोटा √3/2। ठीक है, तो 1/2 माइनस आयोटा √3/2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको इस रियल और इमेजनरी एक्सिस में प्रदर्शित करने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉम्प्लेक्स प्लेन है हमारा, ये था हमारा Z1, ये था हमारा Z2, कोई दिक्कत नहीं है। Z1 था, Z2 था, ये था 30 डिग्री पे और ये कितने पे था 60 डिग्री पे था। और हमको मिल के आ रहा है Z1 इंटू Z2 का बार अपॉन Z1 बार का होल स्क्वायर इंटू आयोटा, क्या मिल रहा है 1/2 माइनस आयोटा √3/2, मैंने एक्स एक्सिस में 1/2 और वाई एक्सिस में यानी इमेजनरी एक्सिस में माइनस का 1√3/2, मतलब यहाँ कहीं ये पॉइंट है हमारा, ये 1/2 कॉमा माइनस का √3/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बड़ा सा जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको आप जेड मान लीजिए, वही जेड है हमारा है। ठीक है, वही हमारा जेड है। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ, ई पार्ट तक क्लियर है एकदम, ABCDE सब बहुत आसानी से हम लोगों ने प्लॉट करके देख लिया। अब आपको क्या करना है, यह पार्ट को सॉल्व करना है। अब हम लोग मूव करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि AIEEE यानी JEE मेंस में 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हम लोग जितने क्वेश्चन अब आगे डिस्कस करेंगे जो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन को एक मेथड से नहीं 2 मेथड से 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2-3 मेथड सॉल्व करने से आपका अप्रोच जो हो उससे मैच कराइएगा। ठीक है, क्वेश्चन हम अगला नोट करते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उसको देखिए, ठीक है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन आया हुआ है IEEE 2004 में, लेट जेड एंड ओमेगा बी कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार इज इक्वल्स टू 0 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई, देन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको करना है सॉल्व। तो आप क्या करिएगा, स्क्रीन को करिए पॉज और करिए सॉल्व। ठीक है, सॉल्व कराने के बाद आप आंसर बताइएगा चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में भी आंसर बताइएगा। कहीं डिफिकल्टी होगी समझने में तो बताइएगा अपनी प्रॉब्लम को बेझिझक। ठीक है, अब देखिए हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए आपके पास जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार इज इक्वल्स टू लिखा हुआ है 0, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब कुछ लोग गलती यहाँ पे करेंगे कि वो शुरुआत में देखेंगे, आप कुछ लोग का आदत होता है ना कि जो बेसिक सी चीज़ पता होती है सबसे पहली वाली, जैसे एक्स प्लस आयोटा वाई 0 है तो एक्स भी 0 वाई भी 0 डाल देंगे, और जेड बार को 0 डाल देंगे और ओमेगा बार को 0 डाल देंगे। देखिए अब जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार क्या है 0, वो क्या करेंगे कंपेरिजन करा देंगे, 0 प्लस आयोटा 0 से जेड बार हो गया 0 और ओमेगा बार हो गया 0। ये करना महापाप है। ठीक है, ये गलती आपको
कतई नहीं करनी है। समझ में आ रहा है ना? ये गलती क्यों नहीं करनी है? क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग x प्लस आयोटा वाई बराबर अगर जीरो है तो जीरो प्लस आयोटा वाई आयोटा जीरो से कंपेरिजन करते हैं, x को जीरो वाई को जीरो बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे x और y जो होता है वो रियल होता है। यहाँ पे जेड बार और ओमेगा बार है, तो ये जेड बार और ओमेगा बार ये रियल नहीं है, ठीक है। एंड ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिया हुआ है, तो किसी केस में अगर रियल हुआ तो हो सकता है, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम ऐसे बोल दें ये गलत हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दो अप्रोच इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला अप्रोच देखिए, सबसे बेसिक सा अप्रोच, दोनों ही बेसिक ही अप्रोच हैं, आपको दोनों में परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बस जो जो दिया हुआ है वही भी करते चले जाइए, ठीक है। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार। एक स्टूडेंट क्या करेगा, जेड बार तो दिया हुआ है, आयोटा ओमेगा बार को उधर लेके चला जाएगा, माइनस का आयोटा ओमेगा बार, क्योंकि उसके पास एक इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको, क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा बराबर पाई। इसी से वो रिलेट करने का कोशिश करेगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा बराबर पाई का मतलब क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा क्या है, पाई है। ठीक है, हम लोग देख चुके हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, तो ये हमको पता है। और इस एक्सप्रेशन से भी हमको कुछ चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर जगह क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, हर जगह कॉन्जुगेट लगा हुआ है, तो उस कॉन्जुगेट को हटाना पड़ेगा हम लोग को। कॉन्जुगेट हटा देंगे तो काम आसान हो जाएगा। या अगर नहीं भी हटाना चाहते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट दोनों साइड में आर्ग्यूमेंट ले लीजिए, या फिर आप एक बार उसको कन्वर्ट करके उसका क्या हटा दीजिए, कॉन्जुगेट हटा दीजिए। चलिए कॉन्जुगेट हटा के ट्राई करते हैं, हम लोग का जो एक रिजल्ट आया था, फार्मूला आया था, उसका भी यूज हो जाएगा। देखिए दोनों साइड क्या ले लीजिए, कॉन्जुगेट, दोनों साइड कॉन्जुगेट ले सकते हैं, माइनस का ओमेगा आयोटा ओमेगा बार का हो जाएगा कॉन्जुगेट, ले सकते हैं ना कॉन्जुगेट। तो जेड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट जेड ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, माइनस का आयोटा इंटू ओमेगा कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट, मतलब हम लोग देख चुके हैं जेड वन इंटू जेड टू का जो होल कॉन्जुगेट होता है क्या होता है, जेड वन कॉन्जुगेट जेड टू कॉन्जुगेट। अब ये जेड वन क्या है, माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, कॉन्जुगेट मतलब आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हैं, तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस होगा, प्लस आयोटा बन जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है, आयोटा और ओमेगा कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट हो गया तो ओमेगा हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं आपको, ये बताइए, एक बार फिर से रिपीट करें, ठीक है। देखिए जेड कॉन्जुगेट को हम लोग लिखे माइनस का आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट, दोनों साइड में हम लोग कॉन्जुगेट ले लिए, जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट जेड बन गया। और यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया क्या, कि माइनस का आयोटा ओमेगा कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट है, तो हम लोग जानते हैं जेड वन, इस माइनस आयोटा को जेड वन जैसा ट्रीट कीजिए और ओमेगा कॉन्जुगेट को जेड टू जैसा ट्रीट कीजिए, और पूरे का कॉन्जुगेट है तो जेड वन कॉन्जुगेट यानी माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, तो माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा होगा, और आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होगा। नहीं समझ में आया, पक्का, ठीक है। जेड हो गया हमारा आयोटा ओमेगा। अब जेड अगर आयोटा ओमेगा हो गया तो हम लोग को क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा दिया गया, पाई है, तो अगर दोनों साइड आर्ग्यूमेंट ले लें हम, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जैसे जेड अगर आयोटा ओमेगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा ओमेगा, सिंपली। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा ओमेगा। कोई दिक्कत की बात इसमें है क्या, नहीं होनी चाहिए। और हम लोग जानते हैं, आप ऐसा समझिए, अगर ओमेगा को आप कुछ आर ई की पावर आयोटा थीटा मानेंगे, ये क्या है, ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, यही तो होता है, ई की पावर आयोटा पाई बाई टू, आयोटा को लिखते हैं तो आयोटा कॉमन लेंगे, पाई बाई टू प्लस इसका थीटा, ओमेगा का आर्ग्यूमेंट, तो एक्चुअल में इसके आर्ग्यूमेंट में पाई बाई टू का इंक्रीमेंट हो गया है। और वो कैसे हो रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। हम लोग देखे हुए हैं कैसे उसका रिजल्ट आता है, वो दिमाग में आपके रहना चाहिए, वो बार बार आपके दिमाग में आना चाहिए, रिकॉल करना है आपको, ठीक है। आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा ओमेगा क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा क्या होता है, पाई बाई टू, क्योंकि ये फर्स्ट क्या हो कि हमारा इमेजरी एक्सिस पे है, और पाई बाई टू एंगल यहाँ पे इसका क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पाई बाई टू प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, एक हमको रिलेशन मिल गया, क्या मिल गया रिलेशन, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाई टू। ये सेकेंड एक्सप्रेस, इसको मान लीजिए इक्वेशन, क्योंकि जो हमको इक्वेशन दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो क्या है,
आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा। ये चीज़ पता है ना आपको, पाई है, इसको थर्ड एक्सप्रेशन मान लीजिए। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिल जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा पूछा गया होता तो वो निकल जाता। क्वेश्चन को समझिए आप आसानी से, कर क्या रहे हैं हम लोग, दोनों साइड कॉन्जुगेट लिए, जेड को आयोटा ओमेगा बोल दिए, दोनों साइड आर्ग्यूमेंट लिए, आर्ग्यूमेंट निकाल के हम लोग दो एक्सप्रेशन लाए, दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें, हमको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मिल जाएगा। दिक्कत है क्या, कहीं किसी स्टेप में आपको दिक्कत आई है? नहीं आनी चाहिए किसी स्टेप में दिक्कत, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब दोनों को क्या करिए, सॉल्व करा दीजिए। दोनों इक्वेशन जो हमारी हैं, दोनों को अगर ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, पाई प्लस पाई बाई 2 यानी कि 3 पाई बाई 2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, 3 पाई बाई 4। ये हमारा क्या हो गया आंसर। कौन सा ऑप्शन है 3 पाई बाई 4? थर्ड ऑप्शन है, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है, सही हो गया। कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सिंपली मेथड 1 हम लोग देखें, अभी मेथड 2 भी हम लोग देख लेंगे। तो मेथड 1 क्लियर है। क्या किया हम लोग, हमारे दिमाग में क्या है कि हमको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ओमेगा दिया है पाई, इसका मतलब हमको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा दिया हुआ है पाई। तो अगर हम जेड और ओमेगा में कुछ ऐसा रिलेशन निकाल लें अपना जो गिवन एक्सप्रेशन है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन का ही हम लोग यूज किए हैं। ये एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए आप, जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार है। तो इसी को हम लोग क्या किए, आयोटा ओमेगा बार को उधर भेज सकते हैं, या आप जेड बार को भी उधर भेज सकते हैं, आपके ऊपर है, आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जेड बार को उधर भेज दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। या आप डायरेक्टली यहाँ पे ये लिखे हैं ना, यहाँ पे दोनों साइड ही आप आर्ग्यूमेंट ले लीजिए। देखिए मेथड 2 में ऐसा ही लिख लेते हैं, क्या जेड बार बराबर क्या है, माइनस का आयोटा ओमेगा बार। दूसरी साइड क्यों भेज रहे हैं, अगर हम कॉन्जुगेट लगाएंगे, ध्यान से समझिए, कॉन्जुगेट लगाना या आर्ग्यूमेंट लगाना, जैसे आप अगर इधर कोई साइड रखते हैं, आप आर्ग्यूमेंट लगाते हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू बराबर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, नहीं होता, जेड वन इंटू जेड टू का होता है, ठीक है। इसलिए हमको इस साइड में भेजना है, इस साइड में भेजेंगे, दोनों साइड आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं कि नहीं। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार इज इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा बार। डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट ले लिए हम लोग, उसको कॉन्जुगेट नहीं लिए, क्योंकि अगर हमारा कॉन्सेप्ट गुड है ना, तो हम किसी भी रास्ते से जाके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, हमको कहीं भी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे देखें हम लोग क्या किए, हम पहले उसको कॉन्जुगेट लेके बिना कॉन्जुगेट का बना दिए, जेड बराबर आयोटा ओमेगा बना दिए, कोई भी इसमें कॉन्जुगेट नहीं लगा हुआ, बट आंसर यहाँ से आया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से भी आएगा, यहाँ से भी आएगा। देखिए क्या है आर्गूमेंट ऑफ जेड बार, तो आर्गूमेंट ऑफ जेड बार, तो आपको ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। जैसे आर्गूमेंट ऑफ जेड अगर यार आर ई की पावर आयोटा थीटा है, तो जेड कॉन्जुगेट करने पे ई की पावर माइनस आयोटा थीटा बनेगा। इसका मतलब जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो माइनस थीटा हो गया, यानी माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया। ये हम लोग एक्सप्रेशन निकाल के भी देखे थे, ये देखिए। तो अगर ये रटना नहीं है, ध्यान रखना है, हर बार इसी चीज़ से रिकॉल करना जो यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं नहीं बोलूँगा इसको रट लीजिए आप, आपको इसी चीज़ से रिकॉल करना है, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार क्या हो जाएगा, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का फॉर्म है, और ये जेड वन जैसा ट्रीट कर रहा है। ये हम लिख नहीं रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि जेड वन जैसा ट्रीट नहीं कर रहा है, जेड वन जैसा ट्रीट कर रहा है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, कोई रॉकेट साइंस क्या है, नहीं है, ये जेड वन है, इसको जेड वन इंटू जेड टू जैसा ट्रीट कीजिए, क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू, कोई दिक्कत की बात। आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा बार। अब देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा मतलब माइनस आयोटा नेगेटिव इमेजरी एक्सिस पे कितना इसका प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट होगा। हम लोग आर्ग्यूमेंट पूरा लिख सकते हैं, बट हम लोग को प्रेफरेंस किसको देना है, हम लोग को मान के चलना है बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, माइनस का पाई बाई 2 है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा बार, ये क्या हो जाएगा, माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, जैसे यहाँ पे लिखे आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार माइनस का आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। सिंपली यहाँ से भी एक एक्सप्रेशन हमको मिल गया, इन दोनों को इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये मिल गया हमको एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं है। हम लोग को यहाँ पे क्या हुआ, ये एक स्टेप हम लोग को नहीं यूज करना पड़ा, क्या, दोनों साइड कॉन्जुगेट लेने वाला, ठीक है, डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। और एक एक्सप्रेशन हम लोग को क्वेश्चन में ही गिवन है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा, ये क्या है, पाई है, ये हमको दिया हुआ है।
अब इन दोनों को आप सॉल्व करा लीजिए तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपको मिल जाएगा 3π/4। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है क्या? नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों मेथड से समझ आया। तो आप लोग के पास वेरियस अप्रोच है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जेड बार प्लस आयोटा ओमेगा बार था ना, अब इसी साइड में दोनों साइड कॉन्जुगेट ले सकते थे आप। जीरो का कॉन्जुगेट जीरो ही होगा, इसका कॉन्जुगेट Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है? Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। तो जेड बार का कॉन्जुगेट जेड प्लस आयोटा ओमेगा बार का कॉन्जुगेट। नहीं समझ में आया? आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा, ओमेगा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट ओमेगा। तो जेड माइनस आयोटा ओमेगा बराबर 0, जेड बराबर आयोटा ओमेगा, वैसे भी निकल सकता है। तो आप कोई भी अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, आपको रिजल्ट सही मिलेगा अगर आप सही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये IEEE 2004 का आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या आ गया हमारा? प्लस का 3π/4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। 2 अप्रोच से देखें हम लोग, ऐसा 3-4 अप्रोच, कितना भी अप्रोच आप बना सकते हैं। आपका क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेंस या एडवांस में जो क्वेश्चन आते हैं ना उनकी, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उनकी खास बात यही होती है। आप नॉर्मल क्वेश्चन कोई सॉल्व करेंगे तो उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं ला पाएंगे आप, उतना खास बात नहीं निकलेगी। इन क्वेश्चंस में आपको खास बात निकलेगी। ठीक है, आप क्वेश्चन को कर रहे हैं, आपको 2-3 मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, आप उनसे नई नई चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। ठीक है, क्योंकि n नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठ रहे हैं उसको एग्जाम को देने के लिए, तो सबका थॉट प्रोसेस अलग होगा। कोई इसी तरह से सॉल्व करेगा, कोई इसी तरह से सॉल्व करेगा। तो ये नहीं कि ये प्री डिफाइंड, ये फिक्स वे है कि यही से जो सॉल्व करेगा उसी को आंसर मिलेगा। कोई इससे भी सॉल्व कर सकता है, कोई थर्ड अप्रोच भी पैदा कर सकता है इसमें। तो कोई भी मेथड आप लोग फॉलो कर सकते हैं, आपका आंसर सही आना चाहिए अगर आपको अप्रोच सही है। ठीक है, अब अप्रोच है सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप लोग ये समझ के चलिए, अगर कोई ऐसा इस टाइप की अच्छा क्वेश्चन बन रहा है ना, तो आप x प्लस आयोटा वाई डालने से थोड़ा बचिए। क्योंकि अगर x प्लस आयोटा वाई आप डालेंगे, मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स सा एक्सप्रेशन है, इसी टाइप का एक्सप्रेशन अगर बनेगा, तो आप x प्लस आयोटा वाई डालने से बचना चाहिए आपको उसमें। अगर आप x प्लस आयोटा वाई डालेंगे तो आपका कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा क्वेश्चन का, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे आसानी से। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। वो भी एक क्या हुआ, एक आया हुआ है एडवांस में, IIT JEE एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक, नोट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, IIT JEE एडवांस 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज लेस देन 0 दिया हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग भी 3-4 अप्रोच से सॉल्व करेंगे ना। तो हर क्वेश्चन का हम लोग 3-4 अप्रोच निकालेंगे, 2-3-4 अप्रोच, इतना अप्रोच से देखेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। ठीक है, देखिए क्या कर सकते हैं। तो पहला मेथड हम बताएंगे जो कि इन जनरल हर जगह बताया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत जगह सॉल्व कराया जाएगा, तो वो अप्रोच बताई ही जाती है और वो नॉर्मल अप्रोच है, वो हर स्टूडेंट फॉलो करेगा। जो बेसिक जानता है उसको फॉलो करके आंसर उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, उसको 3-4 लाइन में आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम जो एक लास्ट अप्रोच बताने वाले हैं, तो 3rd नंबर का अप्रोच होगा, वो क्या होगा, सबसे बेस्ट होगा। एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन में, सिंपल एक लाइन में आंसर आएगा। क्लियर है? तो उस अप्रोच तक वेट करिए और पहला अप्रोच देख लीजिए हमारा मेथड 1। मेथड 1 हमारा क्या है, मतलब जिसको कुछ मतलब उसको केवल बेसिक पता है, क्या हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को r कॉस ऑफ थीटा, ये कॉस है, प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको इतना पता है। अब वो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लेस देन 0 बोला है, तो हम आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को थीटा मान लेते हैं, कोई दिक्कत। लेस देन 0 बोला है बट होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही, तो किसी इसी फॉर्म में प्रदर्शित होगा, या उसको r की पावर आयोटा थीटा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, आप लोग ध्यान होगा कि जब हम r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखते थे, अब अगर हम माइनस जेड कर दें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड हमको चाहिए और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा है, अब यहाँ पे नहीं कुछ बोला है, तो आप बाय डिफॉल्ट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट को लेके ही चलेंगे। ठीक है, माइनस जेड क्या हो जाएगा, माइनस का r कॉस ऑफ थीटा। ये मेथड आपको हर जगह बताया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड इसको आप मान सकते हैं। माइनस जेड क्या हो जाएगा, अब देखिए, तो क्या हमको ये दिख रहा है मॉड जेड टाइप का कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, क्या इसका आर्ग्यूमेंट हम थीटा बोल देंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर में जो मॉड जेड है वो नेगेटिव है, ऋणात्मक है,
कंडीशन यही है कि मॉड जेड धनात्मक होना चाहिए और ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का ही टर्म बनना चाहिए और कुछ नहीं। कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बनेगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे, या माइनस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बनेगा तो कन्वर्ट करेंगे, माइनस का कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा बनेगा तो कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा कोई भी एक्सप्रेशन होगा तो हम कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ले आएंगे, तब थीटा का कंपेरिजन करेंगे, थीटा को आर्ग्यूमेंट बोलेंगे। यहाँ पे माइनस आर लिखा हुआ है तो चूंकि माइनस आर है तो नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, चूंकि आर को हम यहाँ पे पॉजिटिव मान के चलें क्योंकि इसका आर क्या है, मॉड्यूलस है, तो आर यहाँ पे नेगेटिव, माइनस का आर नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स वाई हम लोग इस थीटा को इसका आर्ग्यूमेंट नहीं बोल सकते, ये माइनस का जेड है। अब देखिए तो आर को अगर हम बाहर ही रखें तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस ऑफ थीटा माइनस का आयोटा साइन थीटा, ये चीज़ लिख सकते हैं। अब याद कीजिए जो हम लोग आर्ग्यूमेंट का डेरिवेशन था, जो उस डेरिवेशन को अच्छे से समझा होगा ना उसको कोई दिक्कत नहीं आएगा, या कोई नहीं भी समझा है तो इसको देख के वो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं। माइनस का कॉस थीटा, कॉस कुछ ऐसा रहा होगा क्या, पाई प्लस थीटा, या पाई माइनस थीटा रहा होगा तो माइनस आ जाएगा, लेकिन साइन भी माइनस आ रहा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही होना पड़ेगा। कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस साइन आयोटा साइन पाई प्लस थीटा रहा होगा, तभी तो जाके थर्ड क्वाड्रेंट में गया और माइनस कॉस और माइनस साइन मिल गया। ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं आपको, फिर से बताइए, क्लियर है? ठीक है, अब देखिए तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये लिख सकते हैं हम लोग कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई प्लस थीटा। ये थोड़ा रिकॉल, ये थोड़ा सा जो अप्रोच है ना, थोड़ा नेक्स्ट लेवल की अप्रोच है, फट से दिखना चाहिए आपको। माइनस कॉस थीटा कॉस नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, और साइन भी नेगेटिव है, और साइन कहाँ नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में। तो दोनों का कॉमन क्या है, थर्ड में ही कॉमन, थर्ड में ही हो रहा है, दोनों ही नेगेटिव हो रहे हैं थर्ड में। तो माइनस का जेड हमारा क्या है, आर कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा प्लस आयोटा साइन पाई प्लस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट क्लियर है। अब माइनस जेड है। अब देखिए अगर हमको आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड बोलना होता, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा, सिंपली दिख रहा है, कॉस ऑफ समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग, कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, तो अल्फा ही उसका क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस जेड का जो मॉड्यूलस है वो क्या है, आर ही है। हम लोग एक चीज़ देखे थे कि जेड का मॉड्यूलस, जेड कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, माइनस जेड का मॉड्यूलस, माइनस जेड के कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस, सब ही हमारा आर के ही बराबर आएगा अगर जेड का मॉड्यूलस आर है। क्लियर? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड हम क्या निकाल लिए, पाई प्लस थीटा, अभी ही पुट कर देंगे जो हमको चाहिए। क्या चाहिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड यानी पाई प्लस थीटा माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड यानी थीटा, तो क्या मिल जाएगा हमको, पाई। तो ये आंसर आ गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। पाई कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ये आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मेथड नंबर 2, थोड़ा मेथड नंबर 1 बड़ा हो गया ना, सच में ना थोड़ा बड़ा हो गया। अब इसको हम छोटा मेथड करते हैं, थर्ड उससे भी छोटा मेथड हम लोग देखेंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिखा हुआ है। अब ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लेस देन जीरो दिया हुआ है, अब इसको मत ध्यान दीजिए, आपके उसके लेस देन जीरो है बट कोई वैल्यू तो है, हमको पता तो है नहीं, हमको पता तो है नहीं, हम सीधे एक्सप्रेशन पे मूव करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस वन इंटू जेड है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। नहीं समझ में आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस वन प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। कोई दिक्कत है क्या इसमें, कोई दिक्कत है नहीं है? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस वन क्या होगा, माइनस वन कहाँ पे आता है, ध्यान से देखिए, माइनस वन यहाँ कहीं आएगा यहाँ पे, तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, ये वाली वैल्यू। हम बोले थे ना पाई और माइनस पाई दोनों हो सकता है, बट हम लोग लेते कौन सा है, पाई वाला, माइनस का पाई नहीं लेंगे, माइनस पाई लिखोगे आप माइनस का पाई आंसर मिल जाएगा। लॉजिकली ये भी सही होना चाहिए, बट उस समय जब IIT ने पेपर में बनाया होगा तो पाई आंसर सही माना होगा हमारे ख्याल से, क्यों, क्योंकि हम लोग पाई को ही मान के चलते हैं बाई डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस वन क्या हो जाएगा, पाई प्लस ये वाला टर्म कट जाएगा जीरो, यानी पाई हमारा आंसर हो गया। मिल गया ना एक लाइन में आंसर इसका भी। अब इससे भी प्यारी अप्रोच देख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना, पहला अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच है, आप इसको फॉलो करिए, नॉर्मल तरीके से जाइए, आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा अप्रोच है इसका, ये वाला अप्रोच, सिंपली क्या किए हम लोग, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू का कॉन्सेप्ट लगा के निकाल दिया। अब मेथड नंबर 3 देखिए, ये सबसे प्यारा मेथड है। अब क्या लिखा हुआ आपके पास, देखिए ध्यान से समझिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज इक्वल्स टू से पूछ रहा है। अब समझिए ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ समथिंग, क्या लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड टू। तो ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन जेड टू होता है कि नहीं, फिर से सोचिए एक बार, फिर से रिपीट कर रहे हैं,
आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। क्लियर, ये हम लोग को फॉर्मूला पता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। तो फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूले से दिमाग में लाना। जो फॉर्मूले को दिमाग में कैसे लाना है, Z1 को मानिए R1 की पावर आयोटा थीटा 1, Z2 को मानिए R2 की पावर आयोटा थीटा 2। हाँ, ये करके दिमाग में ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, क्या होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2, तो क्या हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z अपॉन Z, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ -1, क्या हो जाएगा ये पाई। ये उससे भी शॉर्ट में आंसर आ गया कि नहीं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कोई दिक्कत है क्या इसमें, एक मेथड और भी देख लेते हैं, ठीक है, आपको और अच्छा लगेगा। पहला मेथड ट्रेडिशनल मेथड है। इस मेथड को सॉल्व करने में आपको Z को मानिए आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, माइनस Z लिखे, माइनस Z का आर्ग्यूमेंट बोल दिए, पाई प्लस थीटा आ गया, पुट कर दिए। कोई दिक्कत की बात इसमें है नहीं, कोई समस्या की बात इसमें है नहीं, कोई परेशानी की बात इसमें है नहीं। क्लियर। मेथड 2 हम लोग देखे, सिंपली Z1 प्लस Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 का कॉन्सेप्ट लगा दिए, हमको यहाँ से भी आंसर मिल गया। थर्ड के पार्ट देखे, इससे भी हम लोग सॉल्व कर लिए। फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे मेथड। थर्ड मेथड प्यारा मेथड था कि नहीं, सिंपली आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। तो जब IIT एडवांस में क्वेश्चन आया रहा होगा तो क्या हुआ, कुछ लोग इससे सॉल्व किए होंगे, कुछ लोग ऐसे सॉल्व किए होंगे, कुछ लोग ऐसे, कुछ लोग और ही कोई मेथड सॉल्व लगाए होंगे। तो सबसे इफिशियंट कौन रहा होगा, ये वाला, उसको पेन ही नहीं उठाना पड़ा होगा। अच्छा कोई बताओ, अगर ये मेथड से आपको सॉल्व करना तो आपको पेन उठाना पड़ेगा ना कुछ तो लिखना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको क्लियर होगा। लेकिन इस मेथड के लिए आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए सॉल्व हो जाएगा। सिंपली यहाँ पे दिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z अपॉन Z, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1, आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 क्या होता है पाई। सिंपल, पाई तुरंत टिक लगा देंगे। क्लियर, पाई तुरंत टिक लगा देंगे। ये बात समझ में आई। अब मेथड नंबर 4 हम लोग एक देख लेते हैं। तो मेथड नंबर 4 एक ग्राफिकल अप्रोच हो जाएगी ना। ग्राफिकल अप्रोच ऐसा जैसे आपके पास कोई भी Z है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z लेस देन 0 है, कोई दिक्कत नहीं है। Z लेस देन 0 है, Z अगर आपके पास कोई भी x प्लस आयोटा इस प्रकार से होता है, या r e की पावर आयोटा थीटा होता है, या r कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, तो इसी प्रकार के 3 फॉर्म होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए हमसे क्या बोल रहा है, Z का जो आर्ग्यूमेंट है वो लेस देन 0 है ना। तो लेस देन 0 है तो वो इस केस में हो सकता है, इस केस में हो सकता है, हो तो कहीं भी सकता है एक्चुअल में। आर्ग्यूमेंट अगर हम यहाँ भी बोल रहे हैं तो इसका भी आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो किसी भी क्वाड्रेंट में है तो उसका आर्ग्यूमेंट नेगेटिव बना सकते हैं हम लोग, उसमें दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बोल दिया तो हम लोग उसको बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंसिपल वैल्यू का आर्ग्यूमेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। जब तक मेंशन न हो, अगर क्वेश्चन में बोल दी कुछ मेंशन किया गया है उसके बाद उससे रिलेटेड, तब हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे उसको बाई डिफ़ॉल्ट मान के चलेंगे। अब लेस देन 0 तो दो चीज़ हो सकता है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो भी ये एंगल क्लॉकवाइज है, इस वजह से माइनस हो जाएगा। इस क्वाड्रेंट में है तो भी ये एंगल माइनस है, सॉरी क्लॉकवाइज है तो भी माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों केस में हो सकता है। हम लोग थर्ड वाले को लेकर देखते हैं, फोर्थ वाले को लेकर देखते हैं। आप थर्ड वाले को भी लेकर देख सकते हैं, थर्ड वाला यहाँ पे लेंगे तो उसका जो माइनस ऑफ Z आएगा वो हम देखेंगे यहाँ पे आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से समझिए, ये हमारा Z हम लोग देखे थे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, x कॉमा माइनस वाई, यानी कि क्या x माइनस आयोटा वाई है, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा क्या है, x माइनस आयोटा वाई क्या हमारा है, Z है। ये हमारा क्या है, Z है। तो आप जब माइनस Z निकालेंगे क्या हो जाएगा, माइनस Z निकालेंगे आप, माइनस का x प्लस आयोटा वाई हो जाएगा कि नहीं। Z अगर x माइनस आयोटा वाई था तो माइनस Z क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस आयोटा वाई, मतलब माइनस का x प्लस आयोटा वाई, नहीं यहाँ कहीं ये पॉइंट हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ये हमारा क्या था, Z था, ये हमको क्या मिल रहा है, माइनस Z मिल रहा है। कोई दिक्कत है क्या। अब इस Z का हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बोल रहा था कि लेस देन 0 यानी थीटा मान लिया हम लोग थीटा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल। ग्राफिकल अप्रोच समझिए आप ध्यान से। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हमको बोल रहा है कि लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 के लिए हमारे पास ये केस है, ये केस है। एक्चुअल में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z लेस देन 0 है तो किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान के चलेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, किसी क्वाड्रेंट में भी लेके चलेंगे आपका आंसर पाई ही आएगा। आपको एक जगह कंफ्यूजन हो सकता है कि माइनस पाई तो नहीं होगा, लेकिन वही कंफ्यूजन जो है उसी को दूर करने के लिए हम लोग डिस्कशन किए थे। हम लोग को बाई डिफॉल्ट पाई मान के चलना है, इसलिए माइनस पाई पे क्लोज नहीं लगाते, पाई पे क्लोज लगाते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z थीटा मान लिया हम लोग, क्योंकि नेगेटिव क्लॉकवाइज में है तो माइनस का थीटा हो जाएगा, माइनस का थीटा या थीटा क्लॉकवाइज। तो
माइनस का जेड ऊपर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि माइनस का जेड मतलब माइनस का एक्स प्लस आयोटा वाई, यानी एक्स में नेगेटिव गए और वाई में प्लस का वाई गए, तो माइनस का जेड ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, कोई भी चीज़ हम बोल रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर बहुत मेहनत करके हम आ रहे हैं, तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट देंगे बेस्ट कॉन्सेप्ट ही देंगे। माइनस का जेड यहाँ पे है और जेड यहाँ पे है। अब देखिए, तो इस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड हमको लिखना है, तो यही वैल्यू आएगी इसके प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, ये वाली वैल्यू। और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं ना। अब देखिए, अगर ये थीटा है भी थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड हमको मिल गया पाई माइनस थीटा, माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमको मिल गया है क्या है? थीटा। नहीं समझ में आया? थीटा क्या है? क्लॉकवाइज है। इस पॉइंट को समझिए। हम लोगों ने क्या किया, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड हम लोग निकाल लिए क्या है? पाई माइनस थीटा। चूंकि ये पाई माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो इसको हम प्लस में मान के चलेंगे, और जो कि माइनस जेड के लिए था हम लोग पाई माइनस थीटा देख लिए, और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जो है वो क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक है, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना है? थीटा। तो थीटा क्लॉकवाइज मतलब माइनस का थीटा, तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो हमारा क्या है? माइनस का थीटा। यहाँ पे गलती आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट थीटा पुट कर देंगे तो आपको पाई माइनस 2 थीटा मिल जाएगा, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा माइनस और माइनस थीटा यानी प्लस थीटा हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर पाई आ जाएगा। ये पाई हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो चारों मेथड से समझ में आया। तो हम लोग जितना भी क्वेश्चन अभी तक किए हैं सबको 2-2, 3-3 मेथड से सॉल्व किए हैं। पॉइंट है क्लियर आपको? पक्का? ये कॉन्सेप्ट समझिए। जेड पहला ट्रेडिशनल मेथड है, दूसरा स्मार्ट स्टूडेंट के लिए, तीसरा भी स्मार्ट स्टूडेंट के लिए, चौथा एक जो थोड़ा लॉजिकल चलता वो वैसे चलता है ना, उसको ग्राफिकल अप्रोच बहुत अच्छी लगती है, तो वो स्टूडेंट इस वाले अप्रोच को फॉलो करेगा, उसका भी आंसर सही आएगा। तो हम अब आप हमसे पूछेंगे आपको कौन सी सबसे अच्छी अप्रोच लगी, तो हमको थर्ड और फोर्थ अच्छी लगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि थर्ड में आपको क्या करना है? थर्ड से तुरंत आंसर आ जाएगा। फोर्थ हमको इसलिए अच्छी लगी क्योंकि ग्राफ बनाना एक गुड थिंग होती है। ठीक है, किसी क्वेश्चन के लिए ग्राफ बनाना ये क्या है? गुड थिंग। ठीक है, किसी क्वेश्चन को आपके सामने दिया गया और आप उसका ग्राफिकल अप्रोच अगर फॉलो कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं। आंसर आना नेक्स्ट थिंग है, उसकी दिक्कत नहीं है। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा आंसर आएगा, आप 4 मेथड 5 मेथड 10 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आपको एक मेथड से ही सॉल्व करना है। आपको जब 5-6 मेथड अगर सब पता रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या करना होगा? आप सिंपली एक उस अप्रोच को दिमाग में ले आएंगे, हाँ इससे 1 सेकंड में आंसर आएगा, तो वही यूज करेंगे। कई लोग इसको बहुत बड़े बड़े मेथड से सॉल्व किए होंगे, कुछ लोग तो जेड को क्या करेंगे? एक्स प्लस आयोटा वाई मानेंगे और आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड कन्फ्यूज होते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो यही देखो, अगर यहाँ पे सोल्यूशन आप देखोगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान सोल्यूशन, इसको क्यों करा रहे हैं? लेकिन जेई एडवांस में पूछा गया है, तो जेई एडवांस के क्वेश्चन में जो भी जेई एडवांस हो जेई मेंस हो, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें डिस्कशन की कोई लिमिट नहीं है। इनफाइनाइट टाइम ऑफ डिस्कशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्कशन आप कर सकते हैं उसमें। आप एक क्वेश्चन को 10 अप्रोच, 15 अप्रोच, 20 अप्रोच, कुछ अप्रोच ऐसी जो स्टूडेंट ही निकाल सकते हैं अपने पास से, उस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये खूबसूरती होती है जो आईआईटी पेपर सेट करता है, उसकी खूबसूरती यही होती है। तो ये पॉइंट समझ में आया ना? मेथड नंबर 4 जो था ये गुड थिंग है। आपके पास जेड है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको नेगेटिव बोला गया है, तो एक्चुअल में नेगेटिव किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होता है वो थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, अगर प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ये थोड़ा हटपटा लग रहा है सुनने में ना? अगर इस क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो भी तो ये बड़ा सा एंगल जो है ये आर्ग्यूमेंट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। लेकिन हम लोग प्रेफरेंस किसको देते हैं? बाय डिफॉल्ट क्या मानते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। दैट्स वाई हम ये बोल रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में लेके चलते हैं। आप थर्ड क्वाड्रेंट में अगर लेते कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे आ जाता, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। आप फिर क्या कर देते उसको? माइनस जेड करते तो एक्स प्लस आयोटा वाई हो जाता, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा यहाँ पे चला जाता, तो ये माइनस जेड हो जाता। तो माइनस जेड का जो आर्ग्यूमेंट होता है यानी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट वो थीटा हो जाता, और जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है ये क्या है? माइनस का पाई माइनस थीटा, यानी थीटा माइनस पाई हो जाता। ये हम लोग देखें अल्फा माइनस पाई इस क्वाड्रेंट में होता है, ये हम लोग देखे हुए हैं ना? तो वही है। तो आप इस क्वाड्रेंट में माने, इस क्वाड्रेंट में माने, इस क्वाड्रेंट, किसी भी क्वाड्रेंट में मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। आप ये ना बोलिएगा कि सर आप केवल इस क्वाड्रेंट में ही मान के क्यों सॉल्व किए, तो और क्वाड्रेंट में भी हो सकता है। इस क्वाड्रेंट का हम बता ही दिए, आप इसमें भी मान के चल सकते हैं।
ठीक है, मान के चल सकते हैं आप, इसको आप यहाँ पे जेड मान लेंगे। अब माइनस का जेड आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर जेड मान रहे हैं, जेड क्या है यहाँ पे माइनस का एक्स प्लस आयोटा वाई, तो माइनस जेड क्या होगा एक्स माइनस आयोटा वाई, यानी एक्स माइनस आयोटा वाई का मतलब यहाँ पे कहीं आ जाएगा। अगर इसका माइनस यहाँ जा रहा है तो इसका माइनस कहीं पे आएगा ना, सिंपल सी बात है। तो ये पॉइंट हुआ क्लियर आपको। ये जेईई एडवांस में सन 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा इलेबोरेट करके, बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन एकदम ओपन करके किया है। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट क्लास एक और लेंगे, उसमें भी कुछ पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो कि आए हुए हैं IIT एडवांस में, जेईई मेंस में। तो उन क्वेश्चंस को हम लोग उठा के उनको भी डिस्कशन करेंगे, फिर हम लोग डी मोइर थ्योरम पे मूव करेंगे। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसका एप्लीकेशन भी हम लोग को पता होना जरूरी है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। उस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। 4 काम है, जैसे हम 4 मेथड बता रहे हैं ना, वैसे आपको 4 काम करना है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 मेथड 4, 4 मेथड, 4 चीज़ आपको करनी है। ठीक है, वेरियस नंबर ऑफ मेथड हम बता सकते हैं, लेकिन 4 सफिशियंट है। 4 नंबर गुड थिंग, थर्ड नंबर वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, सेकंड नंबर स्मार्ट, फर्स्ट जनरल स्टूडेंट। क्लियर, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।